Students, today we will read part 5th, chapter 1, the third level. Dear student, this chapter is lengthy but it is very important. लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जो चार्ले होते हैं वो वर्ल्ड वॉर के बारे में बातें करते हैं और बताते हैं कि वो उस टाइम बहुत सारे चीज़ें कैसी कैसी चीज़ें यूज़ होती थी, किस टाइप के वो पीपल देखते थे, उनकी जो ड्रेस होती थी वो किस टाइप की होती थी. सो नाउ वी विल कंटिन्यू पार्ट 5th. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband. अब लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था कि वो 2 टिकट्स खरीदता है. तो टिकट खरीदने के बाद जो क्लार्क है वो अपने मतलब पैसे है वो काउंट करता है. ही ग्लेंस एट माई फैंसी हैट बैंड. और वो बहुत ही इस तरीके से उसकी फैंसी हैट है उसको देखता है जो चार्ले ने पहनी हुई है. बट ही फिगर्ड द फेयर. और फिर से अपने मतलब वो पैसे काउंट करने लगता है. एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे. अब चार्ले है वो सोचता है कि मेरे पास जितने पैसे हैं उनसे मेरे लिए इनफ है कि मैं एक साइड जाने के रास्ते की टिकट है वो ले सकूं. बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप. अब उसने पैसे काउंट करना स्टार्ट किया और ऊपर की तरफ देखा. द क्लर्क वॉज स्टारिंग एट मी. क्लार्क थे वो उसको देख रहे थे. ही नॉडेड एट द बिल्स. और वो इस तरह से देख रहे. नॉडेड मीन्स होता है जैसे थोड़ा सर हिला के वो इशारा करता है. दैट ए नॉट मनी मिस्टर, ही सैड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार. अब वो जो है चार्ली है वो पैसे काउंट करता रहता है और ये जो टिकट चेकर है ये जो टिकट काट के दे रहा है वो कहता है कि मिस्टर तुम ये जो पैसे गिन रहे हो ये फेयर नहीं है. और यू टू ट्राइंग टू स्किन मी मतलब होता है तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो. यू वांट टू गेट वेरी फॉर. और तुम अगर मेरे साथ ऐसा कर भी लोगे तो मुझे अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बना भी दोगे तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे. एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम. अब जो टिकट चेक वो टिकट देने वाला है वो थोड़ी देर के लिए ग्लैंस मतलब देखता है कैश ड्रॉर बिसाइड हिम. और जो उसके पास जो कैश ड्रॉर रखा है उसमें देखता है. ऑफ कोर्स द मनी वॉज ऑल स्टाइल बिल्स. और वो क्यों देखता है क्योंकि जो चार्ले है वो पैसे काउंट कर रहे थे वो पुराने टाइम के थे. हाफ अगेन एज बिग कुछ बड़े थे एज द मनी वी यूज नाउ डेज. अब जो मनी यूज हो रहे उससे थोड़े बड़े थे वो पैसे. एंड डिफरेंट लुकिंग और उनसे थोड़े अलग भी लग रहे हैं. आई टर्नड अवे एंड गोट आउट फास्ट. देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. अब जब चार्ले को पता चलता है कि उसके पास वो मनी नहीं है क्योंकि ये तो पुराने टाइम की मनी हुआ उसके पास थी तो वो आई टर्न अवे जल्दी से मुड़ जाता है और बहुत जल्दी फास्ट भाग जाता है. देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. अब वो बोलता है कि वहाँ पे भी जेल जैसी कोई चीज़ 1894 में हुआ करती थी. एंड दैट वॉज दैट. अब उस दिन उसके साथ ये सब हुआ था. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज. अब वो कहता है कि मैंने वो सेम वे था वो शायद मैंने वो छोड़ दिया था. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर. अगले दिन लंच के टाइम आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक. उसने कितने $300 बैंक से निकाले. सॉरी $300 उसने बैंक से निकाले. नियरली ऑल वी हैड मतलब चार्ले और उसकी वाइफ के पास जितने थे वो उतने डॉलर निकाल पाए. कितने $300. एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी. और उन डॉलर से उन्होंने पुरानी स्टाइल की करेंसी खरीदी. दैट रियली वर्डिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. अब वो बोलता है कि इस बात को लेकर जो मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो ज़रूर वरीड हो जाएगा. यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम. और उसने कहा कि तुम इन पैसों के बदले तुम्हें एक प्रीमियम चुकाना पड़ेगा. होता है ना कि अगर हम लोगों ने पुराने पैसे देकर हम नए पैसे ले रहे हैं तो उसमें से कुछ पे करना पड़ता है, उसमें से कुछ पैसे कट जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें उसके लिए प्रीमियम भरना पड़ेगा. अब चार्ले है उसने क्या किया सारी जो अपनी करेंसी थी उसको बदलवा कर न्यू करेंसी ले आया. तो कहता है कि जो मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो इस बात से बहुत वरीड होगा कि इसने कैसे बेवकूफ़ वाली हरकत की है कि सारी ओल्ड न्यू करेंसी देकर वो 1894 की जो करेंसी है वो ले आया है.
डियर स्टूडेंट, यहाँ पे फिर से बताती हूँ कि जब यू कैन बाय ओल्ड मनी, तुम पुरानी मनी जब खरीदते हो किसी भी मनी डीलर से, तो उसमें से कुछ हमें पैसे पे करने होते। तो यहाँ पे चार्ले के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि उसने जो ओल्ड मनी देकर मनी देने के बाद उसको भी कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है। माई $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। उसने कितने $300 देकर 200 ओल्ड स्टाइल बिल्स लिए थे, बट आई डिडेंट केयर। लेकिन वो बोलता है कि मुझे कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। एग्स वेयर 13 सेंट डजन इन 1894, क्योंकि 1894 में ये 30 सेंट के बराबर थे। तो वो बोलता है कि मेरा आसानी से काम चल जाएगा, मुझे कोई फिक्र नहीं है। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल दोज आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। अब चार्ली कहता है कि मुझे तो वो जो कॉरिडोर है वो थर्ड सेंट्रल स्टेशन से कभी मैं उस कॉरिडोर से निकला ही नहीं, मुझे वो फिर थर्ड लेवल कभी मिला ही नहीं। आई हैव नेवर फाउंड कॉरिडोर, मुझे वो कॉरिडोर कभी मिला ही नहीं। ऑल दोस आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, जिसको मैं बार बार मतलब ढूंढ कर थक गया था। लेकिन होता है ना कि ये जो थर्ड लेवल में आके वो किसी कॉरिडोर से किसी दरवाजे से निकल जाता है, तो इसी तरह यहाँ पे भी उसके लिए एक जाल सा बन गया था। वो कहता है कि मैं कॉरिडोर से निकल कर मैं जो अलग अलग कॉरिडोर में चला जाता था, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को समझ ही नहीं पाया। लुइजा वॉज प्रेटी वरीड वेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। अब उसकी वाइफ लुइजा थी, वो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थी जब उसके हस्बैंड ने उसको बताया। एंड डिडेंट वॉन्ट टू मी लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। अब उससे कहती कि तुम अब थर्ड लेवल के बारे में कोई बातें नहीं करोगे, मतलब वहाँ पे नहीं जाओगे। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, और अब तुम ये सब बंद कर दोगे। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, अब मैं क्या करने लगा, फिर से अपनी स्टैम्प का कलेक्शन करने लगा। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, अब दोनों हस्बैंड वाइफ है वो उस चीज़ को ढूंढ रहे थे। किसको? थर्ड लेवल को। एवरी वीकेंड, वो हर वीकेंड में ढूंढते, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि उनके पास अब प्रूफ मिल गया था कि वो थर्ड लेवल भी कोई चीज़ है। माई फ्रेंड सैम वेनियर डिसअपियर्ड, और उसका जो फ्रेंड था सैम वेनियर वो अचानक गायब हो गया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टोरी को एक यू टर्न मिला है कि वो अब पहले तो अकेला चार्ली ढूंढ रहा था, अब उसकी वाइफ और वो दोनों मिलकर थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं। और उनको एक प्रूफ भी मिल गया था, क्योंकि उसका जो फ्रेंड सैम विनर है वो डिसअपियर्ड हो गया था, गायब हो गया था। नो बडी नो फेयर, अब जो उसका फ्रेंड है सैम वेनियर वो गायब हो गया है, लेकिन कोई उसके बारे में नहीं जानता। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज सिटी बॉय। अब चार्ली कहता है कि मुझे इस बात के लिए मैं सस्पेक्ट हूँ कि वो सैम एक सिटी बॉय था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग, और मैं उसको बहुत बार गैल्सबर्ग के बारे में बताता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, क्योंकि मेरी जो स्कूली एजुकेशन है वो वहीं से हुई है। एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। साउंड ऑफ द प्लेस मीन्स होता है कि उस जो वो सिटी बॉय था, कौन? उसका फ्रेंड सैम विनर, उसको गैल्सबर्ग के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो जनरली इससे चार्ले से ये बातें सुनता रहता था गैल्सबर्ग के बारे में। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। अब चार्ले कहता है कि पक्का वो कहाँ पे गया होगा, वो थर्ड लेवल पे ही गया होगा, क्योंकि मैं उसको सब बातें बताता रहता था। एंड वेयर इज़ ही इज़ ऑल राइट, और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो इन 1894 में थर्ड लेवल पर पहुँच गया होगा। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड वेल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे बिकॉज का यूज हुआ है, तो ये बिकॉज क्यों? क्योंकि ये दोनों जो स्टेंजा है ये आपस में, सॉरी पैसेज है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। क्योंकि ये इसको पता है चार्ले को कि सिटी बॉय थर्ड लेवल पे गया होगा, क्योंकि क्यों गया है थर्ड लेवल पे, ये उसके पास एक प्रूफ हो गया है। क्योंकि वो एक सिटी बॉय है, वही सिटी में ही पढ़ा बला है और सिटी में ही रहा है, इसलिए उसको गेल्सबर्ग के बारे में जानना बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसीलिए उसको लगता है, उसको चार्ले को प्रूफ मिल गया है कि वो पक्का कहाँ गया होगा, थर्ड लेवल पे। बिकॉज वन नाइट, एक रात क्या हुआ, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, मैं ऐसे ही फसिंग मतलब फनी वे में मेरा स्टैम्प कलेक्शन कर रहा था। आई फाउंड, तो मुझे मिला, वेल डू यू नो वॉट ए फर्स्ट डे कवर इज। आप जानते हो, डू यू नो वॉट ए फर्स्ट डे कवर इज, कि फर्स्ट डे कवर। देखिए स्टूडेंट, आई फाउंड कि यहाँ इधर हाइफन लगा हुआ है, तो पहले वो हमसे क्वेश्चन करता है कि आप लोग फर्स्ट डे कवर के बारे में जानते हो, फिर क्वेश्चन मार्क।
फिर खुद ही बताता है व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, कि जब नई नई स्टैम्प इशू होती हैं, मिलते हैं, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम, जो स्टैम्प को कलेक्ट करने वाले होते हैं ना उनमें से कुछ खरीद ले, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप टू देम सेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और वो उसको सबसे पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं, और जो मेल आता है उसको पहले ही कलेक्ट करके सबसे पहले सेल कर देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क की एक स्टेप लग जाती है तो उससे ये प्रूव हो जाता है कि इस बंदे ने सबसे पहले इसको ले लिया है, ये जो कि इसने सबसे पहले स्टैम्प को खरीद लिया है। द एनवलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, उसी को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। स्टूडेंट, फर्स्ट डे कवर क्या होती है कि किसी ने सबसे पहले कोई स्टैम्प को सोल्ड करता है और वो उसको सबसे पहले खरीद कर और उसके ऊपर पोस्ट मार्क लगवा ले, उसके ऊपर स्टैम्प लगवा ले, तो इससे ये पता चल जाता है कि इसने ये सबसे पहले इसको कलेक्ट कर लिया है। दे हैव नेवर ओपनड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, बट इसको ये कभी ओपन नहीं किया जाता, ये ब्लैंक पेपर एनवलप में पड़ी होती है एज ए फनी वे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन लाइनों में ये कहा गया कि प्रूफ के बेस पर वो लोग क्या करते थे, स्टैम्प को खरीदते, फिर अपने आप को ही देम सेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और सेल के पहले दिन ही अपने आप को ही मेल करवा लेते थे। तो इससे ये प्रूव हो जाता था कि सबसे पहले इन लोगों ने इस स्टैम्प को खरीदा है, क्योंकि यूएसए में लोग यही समझते हैं कि सबसे पहले कि हमने सबसे पहले ये स्टैम्प खरीदी है और हमने सबसे पहले इसको हासिल किया है। और स्टूडेंट, ना ही उसको कभी एनवलप को खोला जाता था, ये सिर्फ वो लोग शो करते थे ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वुड चार्ले एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? चार्ले है वो टिकट काउंटर पे जाता है अपनी और अपनी वाइफ के लिए गेल्सबर्ग के लिए टिकट लेके आता है, तो क्या वो ऐसा करता है, क्या वो वापस जाता है? तो स्टूडेंट्स, आंसर हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा, तो आंसर है नो, चार्ले वुड नेवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ बिकॉज देयर थर्ड लेवल वॉज हिज इमेजिनेशन। हम लोगों ने पढ़ा कि थर्ड लेवल रियल में नहीं है, उसकी एक इमेजिनेशन है चार्ले की। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका एक पार्ट और आएगा, वो लास्ट पार्ट रहेगा। ओके, सो read the lesson and put some short question answer. Thank you.